हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है आरबीआई ब्रांच ऑथराइजेशन डायरेक्शंस 2025। इस वीडियो में हम बैंकिंग आउटलेट्स, यूआरसी और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के हर बारीक नियम को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत बेसिक्स से करते हैं। बैंकिंग आउटलेट कहलाने के लिए कम से कम कितने घंटे काम करना जरूरी है? Which of the following statements regarding the classification of banking outlets under branch authorization directions are correct? 1. A fixed point service delivery unit is classified as a full fledged banking outlet if it provides services for a minimum of 4 hours per day for at least 5 days a week. 2. Mobile branches and cash deposit machines, CDMs, are explicitly excluded from being treated as banking outlets. 3. Extension counters and satellite offices are treated as independent banking outlets, provided they satisfy the minimum service hours criteria. 4. Any fixed point unit providing services for less than the minimum prescribed duration is classified as a part-time banking outlet. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ सारे स्टेटमेंट्स अपनी जगह सही हैं। रूल सिंपल है, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट रोज कम से कम 4 घंटे और हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है तो वह फुल बैंकिंग आउटलेट है। इससे कम समय है तो उसे पार्ट टाइम माना जाएगा। याद रखिए, एटीएम, सीडीएम और मोबाइल वैन को बैंकिंग आउटलेट की गिनती में नहीं रखा जाता। अगला सवाल अनबैंक्ड रूरल सेंटर की पहचान पर है, जो प्रायोरिटी सेक्टर में भी काम आता है। किस टियर के रूरल सेंटर को हम सच में अनबैंक्ड मानेंगे? यह डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक है। An unbanked rural center, URC, is defined as a rural center that lacks a CBS-enabled banking outlet and falls under which specific population tier classifications? Option A. Tier 3 and 4 only. Option B. Tier 4 and 5 only. Option C. Tier 5 and 6 only. Option D. Tier 6 only. सही जवाब है ऑप्शन सी। यूआरसी का मतलब है टियर 5 और टियर 6 के ऐसे सेंटर्स जहां कोई भी सीबीएस इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट मौजूद नहीं है। टियर 5 और 6 में छोटे गांव आते हैं। अगर वहां सिर्फ एक बीसी है जो हफ्ते में 2 दिन आता है तो भी वह सेंटर अनबैंक्ड माना जा सकता है, अगर वहां फिक्स्ड आउटलेट न हो। डिजिटल बैंकिंग को बैलेंस शीट में किस हेड के नीचे दिखाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से डिजिटल बैंकिंग किसका हिस्सा है? For the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, as 17, that digital banking segment is classified as a subsegment of which existing segment? Option A. Corporate banking segment. Option B. Treasury segment. Option C. Priority sector lending segment. Option D. Retail banking segment. सही जवाब है ऑप्शन डी। डिजिटल बैंकिंग हमेशा
रिटेल बैंकिंग सेगमेंट का ही सबसेगमेंट होता है। बैंकों को अब अपनी रिटेल बैंकिंग को रिपोर्ट करना होता है। आई, डिजिटल बैंकिंग और टू, अदर रिटेल बैंकिंग। यह क्लासिफिकेशन इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर को यह समझने में मदद करता है कि बैंक डिजिटली कितना ग्रो कर रहा है। क्या जोनल ऑफिस में कस्टमर जाकर कैश जमा कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इस पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। Which of the following statements regarding the functions and restrictions of an administrative office or controlling office of a bank are correct? 1. It is permitted to carry out general banking and business transactions. 2. It exercises control or oversight functions on units falling under its jurisdiction. 3. It includes internal administrative functions such as the oversight of the bank's own staff. 4. It is permitted to have direct interface with customers for grievance redressal. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव या कंट्रोलिंग ऑफिस जैसे जेडो या आरओ का काम सिर्फ अपनी नीचे वाली ब्रांचेस की निगरानी करना है। वे किसी भी हाल में बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और न ही कस्टमर से डायरेक्ट डील कर सकते हैं। उनका रोल पूरी तरह इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। डोर स्टेप बैंकिंग का रिव्यू बोर्ड को कब कब करना चाहिए? बोर्ड रिव्यू की फ्रीक्वेंसी पर अक्सर सवाल घुमाकर पूछा जाता है, इसे ध्यान से पढ़ें। Consider the following statements regarding the mandated frequency of board reviews for various banking channels. 1. The operations of business correspondents, BCs, must be reviewed at least once every 6 months. 2. The review of BCs aims to ensuring that pre-funding requirements for corporate BCs progressively taper down. 3. The operation of doorstep banking facilities must be reviewed on a quarterly basis during the first year of operation. 4. After the first year, the review of doorstep banking facilities is to be conducted on an annual basis. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ स्टेटमेंट 3 गलत है। नियम यह है कि डोरस्टेप बैंकिंग जैसी नई सर्विस के लिए पहले साल में बोर्ड रिव्यू हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में होना चाहिए, क्वार्टरली नहीं। बीसी ऑपरेशंस का रिव्यू भी 6 महीने में एक बार अनिवार्य है ताकि सिस्टम के रिस्क को मॉनिटर किया जा सके। चलिए फटाफट इन पहले 5 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बैंकिंग आउटलेट उसे कहते हैं जो रोज कम से कम 4 घंटे और हफ्ते में 5 दिन सर्विस दे। टियर 5 और 6 के वो सेंटर जहां सीबीएस आउटलेट नहीं है, यूआरसी कहलाते हैं। डिजिटल बैंकिंग को हमेशा रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के अंदर ही रिपोर्ट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ग्राहकों के साथ डायरेक्ट डीलिंग की परमिशन नहीं होती। डोरस्टेप बैंकिंग शुरू होने के पहले साल में इसका रिव्यू हर 6 महीने पर जरूरी है। अगला सवाल 25% रूरल ब्रांचिंग के गोल्डन रूल पर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का यह 25% वाला नियम रूरल बैंकिंग की रीढ़ है। सवाल देखें।
According to the general permission for opening banking outlets, what is the minimum percentage of total banking outlets opened during a financial year that a domestic scheduled commercial bank must open in unbanked rural centers, URCs? Option A, 10%. Option B, 20%. Option C, 25%. Option D, 33%. सही जवाब है ऑप्शन सी। हर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को एक वित्तीय वर्ष में खोले गए अपने कुल बैंकिंग आउटलेट्स का 25% यूआरसी यानी अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में खोलना अनिवार्य है। इसका मकसद फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। अगर आपने साल भर में 100 नई शाखाएं खोली हैं, तो 25 ऐसे गांवों में होनी चाहिए जहां पहले बैंक नहीं था। रूरल सेंटर की आबादी की ऊपरी सीमा क्या है? सेंसस 2011 के मुताबिक रूरल सेंटर किसे माना गया है? According to the population group-wise classification based on the 2011 census, a rural center is defined as a center with a population of Option A, less than 5,000. Option B, up to 9,999. Option C, 10,000 to 19,999. Option D, 20,000 to 49,999. सही जवाब है ऑप्शन बी। रूरल सेंटर वह जगह है जहां की आबादी 9,999 तक हो। जैसे ही आबादी 10,000 या उससे ऊपर जाती है, वह सेमी अर्बन कैटेगरी में आ जाता है। एग्जाम में अक्सर रूरल और सेमी अर्बन की लिमिट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए यह आंकड़ा याद रखें। क्या साउथ इंडिया में ब्रांच खोलने पर यूआरसी का बेनिफिट मिलेगा? यूआरसी टारगेट पूरा करने के लिए कुछ जगहों पर छूट मिलती है। देखें आपको याद है या नहीं। Which of the following statements regarding compliance with the 25% unbanked rural center URC norm are correct? 1. Part-time banking outlets are counted toward the norm on a pro rata basis. Example, 20 hours week equals 1 full outlet. 2. Outlets opened in Tier 3 to Tier 6 centers of northeastern states, Sikkim, and LWE affected districts are treated as equivalent to URCs. 3. The benefit of opening excess outlets in URCs can be carried forward for a period of 2 years. 4. Outlets opened in Union territories of southern India are automatically treated as deemed URCs, regardless of population tier. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। साउथ इंडिया की यूटी के लिए ऐसी कोई ऑटोमैटिक छूट नहीं है। यह छूट विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। साथ ही अगर आप टारगेट से ज्यादा रूरल ब्रांच खोलते हैं, तो उसका क्रेडिट अगले 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूआरसी की लिस्ट कौन तैयार करता है, यह जानना जरूरी है। एसएलबीसी के काम पर यह असर्शन और रीजन वाला सवाल लॉजिक चेक करेगा। Consider the following statements regarding the role of the state-level banker committee, SLBC assertion. The SLBC plays a proactive role in facilitating the identification of unbanked rural centers, URCs, for banks. Reason,
The SLBC is required to compile, update, and display a list of all URCs in the state on its website. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों बातें सही हैं और आर एक सही कारण है। एसएलबीसी का काम ही है कि वह अनबैंक्ड गांवों की पहचान करे और अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट करे। इसी लिस्ट की मदद से बैंक आसानी से जगह चुन पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एसएलबीसी का रोल प्रोएक्टिव है। रूरल ब्रांच को बंद करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? ब्रांच खोलने, शिफ्ट करने या बंद करने के नियम में कहाँ डीसीसी की मंजूरी चाहिए? Which of the following statements regarding regulatory permissions for opening, shifting, or closing banking network units are correct? 1. Domestic banks with general permission do not require prior RBI approval to set up administrative or back offices. 2. Approval from the DCC DLRC is required to close any rural banking outlet. 3. Shifting a sole semi-urban banking outlet outside a revenue center requires DCC DLRC approval. 4. Converting a rural banking outlet into a full-fledged brick-and-mortar branch requires DCC DLRC approval. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। अगर आप एक रूरल आउटलेट को पक्की इंटगारे वाली फुल ब्रांच में बदल रहे हैं, तो यह एक अपग्रेड है। इसके लिए डीसीसी की मंजूरी नहीं चाहिए। लेकिन रूरल ब्रांच बंद करने या शिफ्ट करने के लिए डीसीसी की परमिशन अनिवार्य है, ताकि गांव वाले बिना बैंक के न रह जाएं। क्विक रिवीजन का समय हो गया है। याद रखिए, साल भर में खुली कुल नई शाखाओं का 25% यूआरसी में होना चाहिए। रूरल सेंटर का मतलब है ऐसी जगह जहां आबादी 9,999 तक हो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सिक्किम में खोली गई ब्रांच को भी यूआरसी माना जाता है। एसएलबीसी अपनी वेबसाइट पर यूआरसी की लिस्ट बनाकर डिस्प्ले करती है। किसी रूरल आउटलेट को बंद करने के लिए डीसीसी की परमिशन अनिवार्य है। विदेशी बैंकों को भारत आने के लिए कितने डॉलर लाने पड़ते हैं? विदेशी बैंकों के लिए एंट्री कैपिटल की शर्त काफी बड़ी है। देखें आपको याद है या नहीं। What is the upfront assigned capital requirement that a foreign bank must bring at the time of opening its first branch in India? Option A. 10 million US dollars. Option B. 25 million US dollars. Option C. 50 million US dollars. Option D. 100 million US dollars. सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी भी फॉरेन बैंक को भारत में अपनी पहली ब्रांच खोलते समय 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कैपिटल लाना अनिवार्य है। आरबीआई ने यह हाई एंट्री बैरियर इसलिए रखा है ताकि केवल फाइनेंशियली मजबूत और गंभीर विदेशी बैंक ही भारतीय बाजार में प्रवेश करें। ब्रांच को पार्ट शिफ्ट
करने की मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? शिफ्टिंग के नियमों में पार्ट शिफ्टिंग की मीटर लिमिट अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। Which of the following statements regarding the validity of authorizations and the rules for shifting banking branches are correct? 1. The validity of an authorization to open a banking outlet is 1 year from the date of issue. 2. If a branch is not opened within the validity period, the RBI may grant an extension of time not exceeding 1 year for genuine reasons. 3. Part shifting of a branch refers to moving a branch to a new location within 500 meters of the existing location. 4. Shifting a sole rural branch outside the revenue center is strictly prohibited to prevent the center from becoming unbanked. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि पार्ट शिफ्टिंग की सीमा 500 मीटर नहीं, बल्कि केवल 250 मीटर है। अगर आप ब्रांच को 250 मीटर से ज्यादा दूर ले जाते हैं, तो वह फुल शिफ्टिंग मानी जाएगी, जिसके नियम अलग हो सकते हैं। क्या बैंक के बैक ऑफिस में कस्टमर अपनी शिकायत लेकर जा सकता है? सीपीसी और बैक ऑफिस के रूल्स पर यह सवाल एग्जाम में कॉमन है। Which of the following is not a characteristic of central processing centers, CPCs, or back offices under the branch authorization directions? Option A. They are explicitly termed as service branches. Option B. They exclusively attend to internal data processing and document verification. Option C. They are permitted to have limited direct interface with customers for query resolution. Option D. They are not allowed to be converted into general banking branches. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैक ऑफिस या सीपीसी में कस्टमर इंटरफेस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन्हें सर्विस ब्रांच कहा जाता है, जहां सिर्फ कागजी कार्रवाई और प्रोसेसिंग होती है। वहां कोई कैश काउंटर या कस्टमर डेस्क नहीं होता, इसलिए ग्राहक वहां नहीं जा सकते। विदेशी बैंकों को लाइसेंस देते समय आरबीआई रेसिप्रोसिटी क्यों चेक करता है? विदेशी बैंकों के लिए आरबीआई किन-किन पैमानों पर नजर रखता है? Which of the following parameters are considered by the RBI when evaluating the branch expansion plan of a foreign bank in India? 1. The bank's track record of compliance in global markets. 2. The even distribution of home countries of foreign banks present in India. 3. The treatment extended to Indian banks in the home country of the applicant foreign bank, reciprocity. 4. India's commitments at the World Trade Organization, WTO. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ दिए गए चारों फैक्टर्स अहम हैं। आरबीआई ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड तो देखता ही है, पर सबसे जरूरी है रेसिप्रोसिटी। यानी अगर कोई विदेशी बैंक भारत आना चाहता है, तो आरबीआई देखेगा कि क्या उस देश में भारतीय बैंकों को भी आसानी से ब्रांच खोलने दी जा रही है। डब्ल्यूटीओ के नियम भी इसमें लागू होते हैं।
चलिए क्वेश्चन 11 से 15 तक का एक क्लिक रिकैप लेते हैं। एसआईजेड में लगे एटीएम कौन सी करेंसी निकाल सकते हैं? ATMs installed in special economic zones, says, in India, are permitted to dispense and accept cash in which currency? Option A. US dollars only. Option B. Indian rupee only. Option C. Both Indian rupee and US dollars. Option D. Any freely convertible foreign currency. सही जवाब है ऑप्शन बी। एसआईजेड को भले ही ट्रेड के लिए विदेशी टेरिटरी माना जाए, लेकिन वहां लगे एटीएम से केवल भारतीय रुपया ही निकल सकता है। फेमा रेगुलेशंस के तहत डोमेस्टिक एटीएम से फॉरेन करेंसी निकालने की अनुमति नहीं है, चाहे वह एसआईजेड के अंदर ही क्यों न हो। चलिए क्वेश्चन 11 से 15 तक का एक क्लिक रिकैप लेते हैं। विदेशी बैंकों को अपनी पहली ब्रांच के लिए $25 मिलियन लाना अनिवार्य है। पार्ट शिफ्टिंग का मतलब है ब्रांच को 250 मीटर के दायरे में ही शिफ्ट करना। सीपीसी या बैक ऑफिस में कस्टमर का जाना पूरी तरह मना होता है। आरबीआई विदेशी बैंक को लाइसेंस देते समय रेसिप्रोसिटी यानी आपसी व्यवहार चेक करता है। एसआईजेड के एटीएम में सिर्फ भारतीय करेंसी ही इस्तेमाल हो सकती है। अगर सीडीएम मशीन में नकली नोट आ जाए तो मशीन को क्या करना चाहिए? नकली नोट डिटेक्ट होने पर मशीन का प्रोटोकॉल क्या है? यह सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। Which of the following operational and security conditions apply to the installation of cash deposit machines, CDMs, or bunch note acceptor machines, BNAMs? 1. They can be installed at any place identified by the bank that has adequate security. 2. The machine must be configured to automatically impound and confiscate any counterfeit note detected. 3. The machine must not return any note to the customer which is suspect or counterfeit. 4. A complete audit trail of transactions must be preserved to enable the reporting of specific counterfeit notes to police regulatory authorities. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। सबसे जरूरी बात, अगर मशीन को कोई नोट संदिग्ध या नकली लगता है तो उसे वह कस्टमर को वापस नहीं करेगी, बल्कि उसे जब्त, इंपाउंड कर लेगी। साथ ही मशीन को उस ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल भी रखना होगा ताकि बाद में पुलिस या रेगुलेटर को रिपोर्ट दी जा सके। डीबीयू के हेड को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट के स्ट्रक्चर और लीडरशिप पर यह सवाल देखें। Consider the following statements regarding the governance and classification framework of a digital banking unit, DBU1. For regulatory compliance, a DBU is treated as being opened in a center from where it proposes to source more than 51% of its customers and business. 2. The catchment area for monitoring the progress of digital financial services education by a DBU is the specific district where the DBU is located. 3. The DBU must be headed by an officer designated as the DBU Chief Operating Officer, DCO. 4.
The operational governance structure of the DBU must be aligned with the digital banking segment of the bank. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ सारे पॉइंट्स सही हैं। एक डीबीयू को उस सेंटर का माना जाता है जहां से उसका 50% से ज्यादा बिजनेस आता है। इसके हेड को डीसीओ कहा जाता है और इसका कार्यक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया पूरा जिला होता है। यह यूनिट बैंक के डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट के अंतर्गत काम करती है। क्या डिजिटल बैंकिंग यूनिट में कैश काउंटर पर पैसे जमा हो सकते हैं? डीबीयू में कैश हैंडलिंग कैसे होती है? इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। Which of the following statements regarding the operational mandates and restrictions for a digital banking unit (DBU) are correct? 1. A DBU must be housed distinctly, with separate entry and exit provisions from any existing banking outlet. 2. DBUs are permitted to process cash withdrawals and deposits physically across a counter. 3. A DBU is prohibited from offering any product or service that the bank is not permitted to offer under the Banking Regulation Act, 1949. 4. The minimum bouquet of services offered must include digital onboarding for schemes like Atal Pension Yojana, APY, and digital grievance lodging. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। याद रखिए, डीबीयू में कोई भी फिजिकल कैश काउंटर या टेलर नहीं होता। वहां कैश का लेनदेन सिर्फ मशीनों, जैसे सीडीएम और एटीएम, के जरिए ही हो सकता है। यह पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जोन होता है। पोस्ट ऑफिस और किसान क्लब बैंक के लिए क्या रोल निभा सकते हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर कौन बन सकता है? यह लिस्ट बहुत काम की है। Which of the following entities are permitted to be engaged as business facilitators by a bank? 1. NGOs and self-help groups, SHGs. 2. Farmers clubs. 3. Post offices. 4. IT-enabled rural outlets of corporate entities. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। आरबीआई ने इन सभी को बिजनेस फैसिलिटेटर बनने की अनुमति दी है, चाहे वह एनजीओ हो, पोस्ट ऑफिस हो या किसान क्लब। यहां तक कि कॉरपोरेट्स के रूरल आउटलेट्स भी बैंक के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इनका मुख्य काम बैंक की सेवाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना है। एनबीएफसी अगर बीसी बने तो क्या वह अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बर्दस्ती बेच सकती है? एनबीएफसी को बीसी बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए? यह नेगेटिव सवाल ध्यान से देखें। Which of the following statements regarding the engagement of non-deposit taking NBFCs
NBFC SND as business correspondents, BCs, are incorrect. 1. The bank must ensure there is no commingling of bank funds and those of the NBFC-ND. 2. The NBFC-ND is permitted to restrict its BC services specifically to its own existing lending customers. 3. A specific contractual arrangement must be in place to prevent and handle conflicts of interest. 4. The bank must ensure that forced bundling of the NBFC-ND's products with the bank's services takes place to maximize revenue. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है और यही हमारा सही उत्तर है। कोई भी एनबीएफसी बैंक सर्विस देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस की जबरदस्ती बंडलिंग नहीं कर सकती और न ही वे सर्विस को सिर्फ अपने पुराने ग्राहकों तक सीमित रख सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना सबसे जरूरी है। चलिए क्वेश्चन 16 से 20 का फटाफट रिवीजन करते हैं। मशीन में नकली नोट डिटेक्ट होने पर उसे कस्टमर को वापस नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग यूनिट का हेड डीसीओ कहलाता है। डीबीयू में कैश का काम सिर्फ मशीनों से होता है, काउंटर पर नहीं। पोस्ट ऑफिस और एनजीओ बैंक के लिए फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं। बीसी बनी एनबीएफसी अपने प्रोडक्ट्स को बैंक सर्विस के साथ थोप नहीं सकती। क्या बीसी के लिए अब भी 30 किलोमीटर वाला नियम लागू है? बीसी मॉडल में 15 या 30 किलोमीटर की दूरी वाला जो पुराना नियम था, क्या वह अब भी लागू है? Which of the following statements regarding the operational scope and regulatory responsibilities under the business correspondent (BC) model are correct? 1. The specific distance criteria for BCs, example 30 kilometers in rural areas, have been removed to provide operational flexibility to domestic banks. 2. The ultimate responsibility for ensuring compliance with KYC and AML norms rests solely with the bank, not the BC. 3. Business correspondents are permitted to perform core banking functions such as the final sanction of loan applications. 4. BC is contractually permitted to charge fees directly to customers for services rendered. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। अब आरबीआई ने बीसी के लिए दूरी की फिक्स्ड लिमिट हटा दी है ताकि बैंक फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकें। लेकिन याद रहे, बीसी लोन सैंक्शन नहीं कर सकता, यह कोर बैंकिंग काम है। साथ ही बीसी ग्राहक से कोई डायरेक्ट फीस नहीं मांग सकता, उसे बैंक से ही कमीशन मिलता है। क्या एक ही बीसी एजेंट मल्टीपल बैंकों का काम संभाल सकता है? बीसी की इंटरऑपरेबिलिटी और रिफंडिंग से जुड़े नियमों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। Which of the following statements regarding the financial and technical standards for business correspondents (BCs) are correct? 1. Interoperability at retail outlets is permitted provided transactions are carried out online on the core banking solution (CBS) platform.
2. The bank is permitted to collect reasonable service charges from customers in a transparent manner for services provided through BCs. 3. The pre-funding requirement for corporate BCs should ideally taper down to around 15% of the deposit limits within 2 years. 4. A business correspondent is restricted to acting as a BC for only one bank at a time. Option A. 1 and 4 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट फॉर गलत है। अब इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति है, यानी एक बीसी एक ही समय में एक से ज्यादा बैंकों के लिए काम कर सकता है। स्टेटमेंट 3 भी इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेट बीसी के केस में बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि प्रीफंडिंग की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होकर 15% तक आ जाए। घर पर कैश मंगाने के लिए क्या सिर्फ एक फोन कॉल काफी है? डोरस्टेप बैंकिंग में कैश डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट का माध्यम क्या होना चाहिए? यह क्रिटिकल पॉइंट है। Which of the following statements regarding customer grievance redressal and delivery protocols under the doorstep banking and BC frameworks are correct? 1. If a customer complaint is not resolved within 30 days, the complainant may approach the RBI Ombudsman. 2. Delivery of cash to a customer is permitted against a secure request received through phone banking or internet banking. 3. Delivery of cash is explicitly prohibited if the request is made via a mere telephonic call, non-secure channel. 4. Banks are prohibited from delivering cash or picking up instruments from a customer's premises under any circumstances. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। कैश डिलीवरी जैसी रिस्की सर्विस के लिए साधारण फोन कॉल पर रिक्वेस्ट लेना मना है। इसके लिए नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसा सिक्योर चैनल होना जरूरी है। स्टेटमेंट फॉर गलत है, क्योंकि डोरस्टेप बैंकिंग का तो मतलब ही है घर से कैश पिकअप और डिलीवरी करना। क्या ग्राहक बैंक पर कोर्ट केस कर सकता है अगर डोरस्टेप सर्विस न मिले? डोरस्टेप बैंकिंग के लीगल एस्पेक्ट और डिमांड ड्राफ्ट के नियम पर यह सवाल देखिए। Which of the following statements regarding the legal and operational framework for doorstep banking are correct? 1. Delivery of a demand draft to a customer's doorstep is permitted against cash collected from the customer at that same doorstep. 2. The customer agreement must clearly state that the customer has no legal right to claim services at their doorstep, as these are merely an extension of branch services. 3. Services are permitted to be offered at the customer's residence or office, but not at public places. 4. When making payments for outsourced services, banks must comply with the restrictions under Section 10, 1B, 2B of the Banking Regulation Act, 1949. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 गलत है। आप घर के दरवाजे पर कैश देकर डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते। पैसा खाते से ही कटना चाहिए।
और सबसे जरूरी बात, यह सर्विस ग्राहक का कानूनी अधिकार नहीं है। बैंक इसे अपनी पॉलिसी के हिसाब से दे सकता है या मना कर सकता है। सर्विस घर या ऑफिस पर मिलेगी, पब्लिक प्लेस पर नहीं। बीसी के काम की जांच यानी सोशल ऑडिट में जिले के बड़े अधिकारी का क्या रोल है? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी एलडीएम को सोशल ऑडिट मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं? Which of the following statements regarding the social audit of business correspondence (BCs) is incorrect? Option A. Periodic block level meetings are suggested as a measure of social audit. Option B. Members of the public are invited to these meetings to express difficulties and provide feedback. Option C. The lead district manager, LDM, is strictly prohibited from attending these meetings to ensure the audit remains independent. Option D. The feedback obtained is intended to be provided to the controlling offices of the banks. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेटमेंट गलत है। एलडीएम को मीटिंग में जाने से रोका नहीं गया है, बल्कि उन्हें वहां जाकर पब्लिक का फीडबैक सुनना चाहिए। इससे बैंक को ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है। सोशल ऑडिट का मकसद ही है कि आम जनता बताए कि बीसी कैसा काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 21 से 25 का फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आरबीआई ने बीसी के लिए दूरी की सख्त सीमा हटा दी है ताकि बैंक अपनी मर्जी से लोकेशन चुन सकें। बीसी एजेंट लोन पास नहीं कर सकता और नई ग्राहक से कोई फीस ले सकता है। कैश डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट सिक्योर तरीके से आनी चाहिए, सिंपल फोन कॉल पर नहीं। डोर स्टेप बैंकिंग ग्राहक का हक नहीं है, बैंक इसे देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। एलडीएम को बीसी की सोशल ऑडिट मीटिंग में शामिल होकर फीडबैक लेना चाहिए। अगर आपने नई ब्रांच खोली है तो आरबीआई को कितने दिनों में बताना होगा? बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग टाइमलाइन पर अक्सर गलती होती है, इसे ध्यान से पढ़ें। Which of the following statements regarding the reporting of banking infrastructure and regulatory coding are correct? 1. Banks are required to report information on banking outlets and offices through the Central Information System for Banking Infrastructure (SISBI) portal. 2. The prescribed timeline for reporting the opening, closing, or shifting of a banking outlet is within 30 days of the event. 3. To accommodate the increasing number of outlets, Basic Statistical Return (BSR) codes for new outlets will be allotted as alphanumeric codes. 4. The reporting requirement applies only to full-fledged branches, excluding part-time banking outlets. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि रिपोर्टिंग 30 दिन में नहीं, बल्कि तुरंत या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर करनी होती है। स्टेटमेंट 4 भी गलत है, चाहे फुल ब्रांच हो या पार्ट टाइम आउटलेट, रिपोर्टिंग सबकी करनी पड़ती है। यह सारी जानकारी सीआईएसबीआई (सिस्बाई) पोर्टल पर जाती है। और आखिरी सवाल, डिजिटल बैंकिंग यूनिट अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है? डीबीयू की परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग और एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर पर यह सवाल देखें। Regarding the reporting requirements for digital banking units, DBUs, which of the following statements are correct? 1.
Performance updates with respect to DBUs must be furnished to the Department of Supervision, RBI, on a monthly basis. 2. The consolidated performance of DBUs must be disclosed in the annual report of the bank. 3. Any opening, closure, merger, or shifting of DBUs must be reported online through the SISBI portal. 4. Digital banking products applicable to segments other than retail banking must be reported immediately to the RBI. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। डीबीयू को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर महीने आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को भेजनी होती है। स्टेटमेंट फॉर गलत है क्योंकि अभी सिर्फ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स की रिपोर्टिंग अनिवार्य है, कॉरपोरेट या अन्य सेगमेंट्स की नहीं। बैंक को अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी डीबीयू की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे ब्रांच ऑथराइजेशन और डिजिटल बैंकिंग के लेटेस्ट रेगुलेशंस। इन 27 सवालों में हमने पूरा आरबीआई डायरेक्शन कवर कर लिया है। अगर आपको यह सेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अपनी तैयारी जारी रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।